तैयारी के दौरान कोई ऐसी सिचुएशन जिससे आपको बहुत मतलब नेगेटिव फील हुई या मतलब बहुत डाउन फील हुआ? तो सर मेरे मेंस में 300 नंबर थे और 301 कट ऑफ हुई थी। मेरा अच्छा, एक एक नंबर नंबर। से सीजीएल रह गया था। बच्चा ये सोचता है कि यूट्यूब से पढूं या पेड बैच से पढूं। अगर एक बार आप यूट्यूब पे कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम रही? प्रॉब्लम सर, जैसे तो मतलब मॉक टेस्ट में आपके कितने स्कोर बन जाता था? मॉक टेस्ट में सर शुरू में मेरा मैथ्स तो बिल्कुल मतलब भूल ही चुके कि 10th से पहले पहले पढ़ा था। तो फिर उस गैप को कैसे फिल किया सबसे पहले शुरुआत? सबसे पहले शुरुआत में सर यही था कि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकस गुरुकुल परिवार में। और आज हम एक ऐसे शख्सियत से रूबरू होंगे जिनसे सब्जेक्ट के बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन जिंदगी से लड़ना कैसे है और जिंदगी से जीतना कैसे है, उनकी कहानी मुझे भी बहुत इंस्पिरेशन लगी और आपको भी बहुत इंस्पायर्ड करेगी कि जिंदगी की समस्याओं से कैसे टैकल करना है। रीजनिंग में, मैथ में, इंग्लिश में, जीएस में, ये आपने बहुत सारे इंटरव्यू में सुना होगा, ये तो जानेंगे ही। इसके अलावा भी जिंदगी के भी बहुत सारे चीजें हम उनसे सीखने की कोशिश करेंगे, जिसमें मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ही। आपको लगेगा कि हाँ, जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। लेकिन उसके लिए इंटरव्यू लास्ट तक देखिएगा और कहानी कैसी लगी, स्ट्रगल की, तैयारी की और उनके जीवन की, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो प्रशांत, स्वागत है आपका रैंकस गुरुकुल परिवार में। थैंक यू सर, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी मुझे कि मैं यहाँ पे आके अपनी जर्नी शेयर करूं और जो भी मेरे सामने स्ट्रगल्स फेस किए हैं मैंने वो शेयर करूं। तो सर थैंक यू। ओके, तो सबसे पहले प्रशांत, मैं जानना चाहूंगा आपके इंट्रोडक्शन के बारे में और आपके बारे में जानना चाहूंगा। सर मेरा नाम प्रशांत चौधरी है। हम्म। मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट बिजनौर बिजनौर के सिटी नगीना के पास में रहता हूँ। ओके। जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है वो फार्मर थे मेरे पिताजी, लेकिन वो पहले ही एक्सपायर हो गए थे। मैं 6th क्लास में था तभी एक्सपायर हो गए थे। ओके। तो उसके बाद मैं नवोदय चला गया था सर। 6th क्लास में मेरा एडमिशन हुआ था नवोदय में, तभी मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। तो तब से मैंने 6 से 12 तक की पढ़ाई मैंने अपनी नवोदय से ही कंप्लीट की थी। और 12th के बाद फिर मैं सर यहाँ पे आ गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, करौड़ीमल कॉलेज से मैंने अपना ज्योग्राफी ऑनर्स कंप्लीट किया था। ओके, मम्मी क्या करती हैं? मम्मी सर हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है। जिनके पिताजी बचपन में इस दुनिया में नहीं रहे और उन्होंने किस तरीके से क्या सिचुएशन हैंडल की होगी और मम्मी ने पूरा पालन पोषण किया, तो सबसे पहले तो सलाम है ऐसी मदर को, सैल्यूट है माता जी को, जिन्होंने इतने अच्छे संस्कार दिए, इतना अच्छा पालन पोषण किया, जिसकी वजह से आज ये सीजीएल में 2024 में सिलेक्शन लेकर के बैठे हैं और आज एक सरकारी नौकरी लेकर के बैठे हैं। तो मतलब इनकी मेहनत को भी सलाम है और मम्मी आपके जज्बे को भी सलाम है कि आपने इतने अच्छे संस्कार दिए और पालन पोषण इतना अच्छा किया। तो अभी तो कहानी में, फैमिली में और स्ट्रगल में बहुत जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले सब्जेक्ट के आप बहुत उत्सुक रहते हो कि सब्जेक्ट के बारे में सोचें, तो सबसे पहले मैं अपना सब्जेक्ट ही पूछना चाहूंगा। तो रीजनिंग में आपने किस तरीके से तैयारी की? रीजनिंग में सर मैंने आप ही से सारा कंप्लीट किया था। आपकी प्लेलिस्ट थी एक यूट्यूब पे, 40 क्लासेस के समथिंग उसमें क्लासेस थी। अच्छा, कंप्लीट रीजनिंग बाय विक्रमजीत। हाँ, कंप्लीट रीजनिंग बाय विक्रमजीत। वहीं से मैंने सारी फॉलो की, वो प्रॉपर क्लासेस ली, उसके नोट्स वगैरह बनाए। अच्छा। और फिर उसके बाद मॉक्स वगैरह की प्रैक्टिस की। वहीं से आपने जो ट्रिक्स वगैरह बताई थी वो उनमें इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। तो वहां से रीजनिंग मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी सर उसके बाद। ओके, तो जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है कंप्लीट रीजनिंग बाय विक्रमजीत, उसमें मैंने चैप्टर वाइज वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, बहुत तरीके से उसमें पढ़ा रखा है। उस प्लेलिस्ट में बहुत तरीके से वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, छाट करके। तो रीजनिंग में आपने प्लेलिस्ट कंप्लीट की, तो उसके अलावा भी कुछ पढ़ा क्या? हाँ सर, जैसे मैंने प्लेलिस्ट कंप्लीट करी तो मुझे आपके पढ़ाने का जो सेंस था वो बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उसके बाद बीओडी बैच लिया आपका, वहां से क्लासेस वगैरह ली। अच्छा। और फिर वहीं से वो बीओडी बैच कंप्लीट किया मैंने। और उसके बाद सर मैंने रीजनिंग में मेरे प्री में 50 आउट ऑफ 50 थे। क्या बात है। और मेंस में मेरे 86 मार्क्स थे। 86 मार्क्स थे, मतलब प्री में तो पूरा स्कोर है ही और मेंस में भी 86 मार्क्स, तो मतलब कंप्लीटली बड़े अच्छे से स्कोर किया आपने। उसके अलावा उस प्लेलिस्ट के अलावा भी मतलब जो बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चलते हैं और कुछ भी देखा आपने? हाँ सर, क्वेश्चन जो आप क्वेश्चन कराते थे यूट्यूब पे आके कभी कभी, वो क्वेश्चंस मैंने फॉलो किए हैं। और बुक्स वगैरह भी मैंने फॉलो की थी। मैंने खुद से तो नहीं खरीदी, लेकिन रीजनिंग गुरु बुक मेरे एक दोस्त के पास थी, मैंने उसमें से प्रैक्टिस की है। अच्छा, रीजनिंग गुरु बुक से प्रैक्टिस। हाँ। कैसी लगी वो बुक आपको? बुक बहुत अच्छी है सर। चैप्टर वाइज उसमें मतलब क्वेश्चंस दे रखे हैं और उनके सॉल्यूशंस बहुत अच्छे दे रखे हैं। वहां से मतलब जो भी ट्रिक्स हैं, ये किसी में जितना एक्सप्लेनेशन देना है उस हिसाब से बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। मतलब उसके सॉल्यूशंस बहुत अच्छे लगे। सॉल्यूशंस, हाँ, सबसे ज्यादा मैंने जो काम किया उसके सॉल्यूशंस पे किया है। आपने देखा होगा मेरे कंसेप्ट जो पढ़ाता हूँ वही कंसेप्ट मैंने सॉल्यूशंस में डाले हैं,
है ना। तो उस बुक से आप प्रैक्टिस करोगे तो नो डाउट बहुत ही बेहतरीन आप निखर के आओगे, क्योंकि मैंने अपने पूरे 13 साल का एक्सपीरियंस उस बुक में डाल दिया है। रीजनिंग गुरु बुक सबसे ज्यादा सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की पसंद बनी है, और बस उसको और बेहतरीन से बेहतरीन मैं हमेशा इसलिए बनाता रहता हूँ, बस आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतरीन लिखूं। रीजनिंग में इसके अलावा तो सर मॉक्स वगैरह दिए थे, वहीं से हो जाता अच्छा, था। बच्चा ये सोचता है कि भी यूट्यूब से पढूं या पेड बैच से पढूं, तो किस बच्चे को यूट्यूब से पढ़ना चाहिए या पेड बैच में जाना चाहिए? आपके अकॉर्डिंग क्या रहना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग सर ये है कि अगर एक बार आप यूट्यूब पे देख लीजिए, अगर आपको यूट्यूब से समझ में आ रही हैं सारी चीज़ें, तो फिर वहीं पे कंटिन्यू करिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं कि मिस नहीं हो पाती, यूट्यूब पे भी सारी कुछ चीज़ें नहीं आ पाती, तो इसलिए एक बार बैच कंप्लीट कर लेने में फ़ायदा रहता है, क्योंकि फिर आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अगर एक बार बैच कंप्लीट कर लोगे तो सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और सारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी वहीं से, क्योंकि बैच में क्वेश्चंस भी कराते हैं, तो सारी प्रैक्टिस भी वहीं से हो जाएगी। ओके, हाँ बिल्कुल, बैच में ना केवल हम पढ़ाते हैं बल्कि प्रैक्टिस सीट भी देते हैं, मॉक टेस्ट भी देते हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी देते हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट भी देते हैं, कंबाइंड मॉक टेस्ट भी देते हैं, मेंस का मॉक टेस्ट भी देते हैं। अब इतना कुछ मिलने के बाद और क्या चाहिए भाई एक बच्चे को? तो आपने जो प्रैक्टिस सीट जो मैंने प्रोवाइड कर रखी है वो प्रॉपर तरीके से लगाई सारी? हाँ सर, मैंने पूरी, मतलब ये था कि मेरे को कुछ नहीं करना है रीजनिंग में, बस जो आप बोल रहे थे कि प्रैक्टिस सीट्स लगानी है, ये बार बार लगानी है, उनको मैंने काफी बार, कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनमें बार बार नीड पड़ती है प्रैक्टिस करने की, तो मैंने वो बार बार फॉलो किया। कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम रही? प्रॉब्लम सर जैसे कोडिंग डिकोडिंग में आती है, तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स करने पड़ते हैं क्लियर, मतलब देखनी पड़ती है कोडिंग वगैरह, और उसके बाद स्लॉग वगैरह। 50-100 मेथड बेस्ट था सर, मैंने बहुत फॉलो किया 50-100 से, और वो इतना अच्छा मेथड है कि मेरे से मतलब बहुत जल्दी क्वेश्चंस हो जाते थे, 20-20 सेकंड्स में मैंने क्वेश्चन निपटाए हैं उससे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। उसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग के अलावा कौन सा टिपिकल चैप्टर रहा? नॉन वर्बल रीजनिंग भी थोड़ा फंसाती थी, तो नॉन वर्बल रीजनिंग में भी मैंने देख लिया था वहीं से सारा, तो वो एक ही बार में समझ में आ गया था मुझे, इतने अच्छे से पढ़ाया था आपने कि मेरे को एक ही बार समझ में आ गया था। फिर बस मेरे को वो कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करने पड़ते थे एग्जाम में जाके, और क्वेश्चन आराम से बन जाता था एक बार। बहुत बढ़िया, तभी पूरे के पूरे मार्क्स आए आपके, है ना। बढ़िया से मेहनत किया आपने, मतलब बल्कि कई बच्चे, मैं उनको भी जो खास करके बैच ज्वाइन करके नहीं पढ़ रहे हैं उनको बोल रहा हूँ, कई बच्चे बैच ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन या तो पूरी वीडियोज नहीं देखते या सिर्फ वीडियोज देखते हैं, सीट सोल्व नहीं करते। तो बैच कंप्लीट करने का मतलब है पूरी वीडियोज भी देखना, प्रैक्टिस सीट भी सोल्व करना। इनकी तरह प्रैक्टिस सीट भी सोल्व करो, इनकी तरह मेहनती बनो, तब जाकर के रिजल्ट आएगा, तब जाकर के रीजनिंग में पूरे मार्क्स आएंगे। और भाई रीजनिंग में टाइम नहीं बचाओगे तो मैथ्स में कैसे टाइम दे पाओगे? तो रीजनिंग में तो आपने कंप्लीट स्कोर कर ही लिया। मैथ्स में आपके रणनीति क्या रही, किस तरीके से आपने तैयारी की? मैथ्स में सर यही था कि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड था नहीं, मैंने 10वीं क्लास 10th क्लास के बाद से मैंने आर्ट्स ऑप्ट, ह्यूमैनिटीज ऑप्ट कर ली थी। तो मेरा 10th के बाद मैथ्स छोड़ दिया था? हाँ, 10th के बाद मैथ्स छोड़ दिया था, तो मेरा मैथ्स बैकग्राउंड था नहीं। अब मेरे को ये प्रॉब्लम आने वाली थी कि अगर मैं किसी ऐसे टीचर को फॉलो कर लेता जो एकदम एडवांस लेवल से पढ़ाए, तो मेरे को समझ में नहीं आता। तो मैंने सबसे पहले मैंने आदित्य रंजन सर की क्लास देखी। मेरा एक दोस्त था, लाइब्रेरी में पढ़ता था, वहां से मैंने 1-2 क्लास देखी, फिर मैंने आदित्य सर का कोर्स लिया। और कोर्स लेने के बाद मैंने अर्थमेटिक वगैरह काफी वहीं से कंप्लीट किया, सारा अर्थमेटिक, सारी क्लासेस अच्छे से कंप्लीट की, और बहुत अच्छा पढ़ाते थे, मतलब बेसिक से पढ़ाते थे और एडवांस लेवल तक पढ़ाते थे। तो उसके बाद कुछ नीड बचती नहीं थी, प्रैक्टिस की नीड बचती थी, वही प्रैक्टिस वगैरह प्रीवियस ईयर से कर लेता था मैं। और फिर उसके अलावा तो मॉक्स वगैरह ही लगाए थे। ओके, पहले अर्थमेटिक किया, फिर एडवांस मैथ कंप्लीट किया, फिर आप मॉक टेस्ट पे स्विच कर गए। ओके, तो मतलब मॉक टेस्ट में आपके कितने स्कोर बन जाता था? मॉक टेस्ट में सर शुरू में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जब था तब तो मेरे कम मार्क्स बनते थे। पहले मॉक में कितने मार्क्स बने? पहले मॉक में सर जब मैंने सबसे पहले टियर 1 का मॉक दिया था तो मेरे 20-22 नंबर थे मैथ्स में। हाँ। और टोटल ओवरऑल कितने स्कोर? ओवरऑल मेरा सर 96 के आसपास स्कोर था, मतलब 90-95 नंबर 95 के आसपास। ओके, तो उस स्कोर से आप सिलेक्शन तक पहुंचे, तो कई बार बीच में ये नहीं लगा कि यार कैसे इंप्रूव होगा, मतलब बहुत ही कम स्कोर से कैसे इंप्रूव होगा? हाँ सर, कई बार लगता था कि मतलब चीजें पढ़ लेते थे, क्लासेस वगैरह कंप्लीट कर ली, लेकिन उसके बाद भी मार्क्स नहीं आ पाते थे। तो फिर मेरे को ये समझ में आ गया कि सर ये लैक ऑफ प्रैक्टिस की कमी है, मतलब अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो केवल कॉन्सेप्ट पढ़ने से भी मार्क्स नहीं आएंगे। तो लैक ऑफ प्रैक्टिस की कमी थी, तो फिर मैंने बुक्स वगैरह से प्रैक्टिस करना शुरू किया, या मॉक्स वगैरह होते थे, शॉर्ट मॉक्स आते थे, 10-10 मिनट की क्विजेस वगैरह आती थी मैथ्स की, वो लगाना शुरू की। वहां से प्रैक्टिस बिल्ड हुई, थोड़ा टाइम जो था वो कम हुआ क्वेश्चंस को लगाने में, जो टाइम लगता था वो मेरे को फिर कम लगने लगा। तो फिर इसी तरीके से मैंने कंटिन्यू किया है, और
फिर मैंने प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस किया, कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसी कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो सकती थी मैंने मैथ्स में उतनी ज्यादा प्रैक्टिस की। ओके। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल रही। प्रैक्टिस के दौरान मतलब जो पढ़ाया था आदित्य सर ने वही फॉलो किया है, फिर खुद का भी दिमाग लगाया? हाँ, वो तो सर जो टीचर का ऐसा है कि जो टीचर एक बार पढ़ाता है वो आपको डायरेक्टली हिट होता है दिमाग में, तो वो मेरे को डायरेक्टली हिट हुआ। और फिर अपने पास से भी कुछ एफर्ट्स मानने पड़ते हैं, तो अपने पास से जो भी मैं चीजें कर सकता था किसी टॉपिक में वो मैंने की, और फिर वहीं से सारी। ओके। तो मैथ्स में एक चीज और की आपने, 10th के बाद छोड़ दिया, तो 5 साल का जो गैप है, तो उस 5 साल में मैथ्स तो बिल्कुल मतलब भूल ही चुके कि 10th से पहले पहले पढ़ा था, तो फिर उस गैप को कैसे फिल किया सबसे पहले शुरुआत में? सबसे पहले शुरुआत में सर यही था कि मैंने सबसे पहले बेसिक से शुरू किया, जैसे परसेंटेज चैप्टर से मैंने शुरू किया। बेसिकली परसेंटेज चैप्टर में सारी कुछ चीजें समझ ली, क्योंकि परसेंटेज से ही काफी सारे चैप्टर्स रिलेटेड है। मिक्सचर एलिगेशन हुआ, या टाइम एंड वर्क हुआ, या कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह हुआ, ये सारे परसेंटेज से रिलेटेड है। तो मैंने पहले बेसिक्स कवर किया, इसीलिए मैंने आदित्य सर का कोर्स लिया था, ताकि बेसिक्स कवर हो जाए। ओके। फिर मतलब कोर्स में बेसिक कवर हुए या फिर एडवांस लेवल का भी पता चला? हाँ, फिर तो सर जैसे जैसे बेसिक्स, सर का ये था कि पहले बेसिक्स बताते थे, फिर उसे ही एडवांस लेवल तक लेके चले जाते थे। तो बेसिक्स के साथ साथ फिर एक एडवांस लेवल तक भी चले गए, और फिर वहीं से क्वेश्चंस वगैरह डायरेक्टली हिट होने लगे एग्जाम में। ओके, बहुत बढ़िया। और इंग्लिश में क्या रणनीति रही आपकी? इंग्लिश में मैंने यूट्यूब प्लेलिस्ट देखी थी प्रशांत सर की, और प्रशांत सर ने भी काफी हेल्प की थी। मतलब यूट्यूब से मैं उनकी वीडियोस वगैरह देखता रहता था। उनकी एक पॉकेट रॉकेट बुक आती है, वो भी मैंने फॉलो की थी सर। अच्छा, पॉकेट रॉकेट बुक ली? हाँ, वो बहुत हेल्पफुल थी। मतलब अगर ऐसा था कि खाना खा रहे हैं तो उसको साइड में रख के और पढ़ते रहो, उसमें से एक दो चीजें देखते रहो। वो ऐसा है जैसे मैथ्स में तो फॉर्मूले के लिए हर कोई बुक बना देता है, लेकिन सर ने ये बहुत अच्छी बना रखी है। मतलब इंग्लिश में ऐसी कोई बुक मैंने पहली बार देखी है जो इतनी छोटी हो और इतनी अच्छी चीजें कॉन्सेप्ट देके चली जाए। मतलब छोटी सी बुक है और पूरा vocab उसी में फिट कर रखा है सर, पूरा ग्रामर वगैरह सब उसी में फिट कर रखा है। मतलब इतनी छोटी बुक है कि आप पॉकेट रॉकेट नाम भी इसीलिए रखा कि पॉकेट में रखो और आपको रॉकेट बना देगी। पॉकेट में रख करके पढ़ाई भी करनी है, कहीं पॉकेट में ही रखे रहो ना। तो खाना वगैरह खाते थे उस टाइम भी ये यूटिलाइज करते थे, मतलब हर टाइम यूटिलाइजेशन में गया, तभी जाकर के सिलेक्शन हो पाया। और एक सब्जेक्ट जीएस आजकल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन चुका है, किंग मेकर बन चुका है, क्योंकि जीएस ही डिपेंड करता है। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग सब पढ़ते रहते हैं कि आपको कौन सी पोस्ट मिलनी है। जीएस ही डिपेंड करता है कि आपको नॉर्थ मिलना है, साउथ मिलना है। तो जीएस को लेकर के बहुत क्यूरियोसिटी रहती है बच्चों में। जीएस आपने कैसे पढ़ी और कैसे पढ़ना चाहिए? जीएस के लिए सर मैंने राधिका मैम की और पुष्पेंद्र सर पढ़ाते हैं कि उनकी 12-12 घंटे की मैराथन थी, वो मैंने कंप्लीट की थी। तो मेरे को बहुत हेल्पफुल लगी वो। उसके बाद मैंने कहीं से कंप्लीट नहीं की। मतलब बायोलॉजी मेरी कंप्लीट हो गई थी, केमिस्ट्री वगैरह पूरा साइंस का सेक्शन, क्योंकि मेरा साइंस का बैकग्राउंड भी नहीं था। 10th के बाद मैंने साइंस पढ़ी नहीं थी, तो मैंने फॉलो किया राधिका मैम को, पुष्पेंद्र सर को, तो वहां से सारा कवर हो गया था। उसके अलावा तो मैंने बुक्स वगैरह भी फॉलो की, क्राउन वगैरह जैसे पढ़ी थी मैंने बुक्स, लेकिन इन टीचर्स ने मेरी बहुत हेल्प की है। मतलब कई टीचर्स मैंने ऐसे भी देखे कि एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा देता है, जबकि मतलब जीएस में तो हर सब्जेक्ट में परफेक्शनिस्ट होने चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग क्या एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाए वो सही है, या पॉलिटी अलग, ज्योग्राफी अलग अपने जैसी टीम में कर रखा है, बायो अलग, फिजिक्स अलग, क्योंकि अपने सब्जेक्ट में वो अच्छे से रिसर्च कर पाए? आपके अकॉर्डिंग क्या सही है? मेरे अकॉर्डिंग तो सर यही ठीक है, क्योंकि अपने सब्जेक्ट का अगर कोई एक्सपर्ट होगा तो वो उसमें ज्यादा मेहनत करेगा, क्वेश्चंस लेके आएगा नए नए, और उसको उसमें उतनी ही नॉलेज होगी, तो वो उस हिसाब से और बेटर पढ़ा पाएगा। क्योंकि एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाएगा तो उसको ये रहेगा कि सारे सब्जेक्ट पे एक जैसा फोकस डालना है। अब किसी पे कम भी डाल सकता है, हो सकता है, लेकिन अगर किसी स्पेशल टीचर है, जैसे बायोलॉजी की राधिका मैम है, तो उनको पता है कि मेरे को बायोलॉजी की मतलब डीपली नॉलेज है भी है, और उसको मुझे बच्चों को भी देना है, तो ये मेरे हिसाब से सही है। अलग टीचर्स अगर सब अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएं तो वो अच्छा है। इसीलिए शुरुआत से रैंकस गुरुकुल परिवार में हर सब्जेक्ट के परफेक्शनिस्ट रखे गए हैं। बायो के लिए, फिजिक्स के लिए, इवन आपका हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए बहुत परफेक्शनिस्ट सेलेक्ट किए हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही टीचर आए और सब कुछ पढ़ा जाए, है ना। तो आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। 2024 में तो जीएस का और भी जबरदस्त खेल हुआ है, तो डिटेल पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट देखो यूट्यूब पर, 60 दिन 60 मैराथन देखो, आप 51 दिन 51 मैराथन देखो। अभी 101 गोल्डन कंसेप्ट अभी हुए हैं, फिजिक्स के हुए हैं, पॉलिटिक्स के हुए हैं, ज्योग्राफी के हुए हैं, बायो के हुए हैं। वो 101 गोल्डन कंसेप्ट देखो, समझ में आएगा कि कितना कुछ डिफरेंट पढ़ा रखा है। तो जीएस में आप सारी प्लेलिस्ट फॉलो करो, रैंकस गुरुकुल यूट्यूब पर बड़ी जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ा रखा है। तो ये सब्जेक्ट की तो
चलो ठीक है, बात हो गई। लेकिन आप में जैसे 6th क्लास में आपके पिताजी मतलब चले गए थे, कोई भी नहीं चाहता कि कोई अपना छोड़ करके जाए, लेकिन उस सिचुएशन में मैं समझ सकता हूँ कि मेरे भी पिताजी आज नहीं हैं, तो मतलब उस सिचुएशन में आपने कैसे टैकल किया और कैसे अपना बचपन गुजारा और फिर जवानी गुजारी, मतलब कैसे मतलब ओवरकम किया उस सिचुएशन से? सर सिचुएशन यही था कि मेरे लिए तो बहुत अलग चीज़ थी, क्योंकि मैं उतना छोटा था तो समझ भी नहीं थी उस हिसाब से। 6th क्लास में तो मैं कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ समझ ही नहीं थी। तो ये था कि मैं 6th क्लास में नवोदय में चला गया था, तो 12th तक तो मेरी स्टडी वहीं हुई थी। लेकिन ये है कि मेरे मामा साइड से काफ़ी सपोर्ट था, वो मिलने आते रहते थे बीच में वहाँ। ओके। 12th के बाद फिर मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को यहाँ आना है, दिल्ली आना है, और डीयू से मेरे को ग्रेजुएशन करनी है। उसके बाद मैं प्रिपरेशन वगैरह करूँगा जिस भी चीज़ की करनी है। तो 12th के बाद मैं यहाँ केएमसी में आ गया था। केएमसी से मैंने ज्योग्राफी ऑनर्स से किया अपना बीए। और उसके बाद यही था कि सर अब पापा नहीं थे तो काफ़ी फाइनेंशियल इशू भी आते थे बीच बीच में, मेंटली भी कभी कभी प्रेशर आता था, क्योंकि पापा होते हैं तो एक बार को कॉल करके बता दो कि हाँ ये प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम है। तो नहीं थे तो ये इशू आते थे। लेकिन हाँ ये है कि मेरे मामा और दीदी वगैरह जो थी उन्होंने बहुत हेल्प की थी। वो कभी ऐसा फील ही नहीं होने दिया मेरे को, मतलब कि तेरे पास कोई नहीं है। मतलब ये था कि तेरे पास सब कुछ है, बस तुझे पढ़ाई करनी है और अपने पापा का नाम रोशन करना है। क्या बात है, और अब आज वास्तव में रोशन भी कर दिया, मतलब सैल्यूट है आपको। तैयारी के दौरान कोई ऐसी सिचुएशन जिससे आपको बहुत मतलब नेगेटिव फील हुई या मतलब बहुत डाउन फील हुआ? सिचुएशन सर एक अभी मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है, इससे पहले मेरा एक अटेम्प्ट था 2023 में। अच्छा ठीक तो है। मैंने प्री दिया था, उसके बाद मैंने मेंस दिया। तो सर मेरे मेंस में 300 नंबर थे और 301 कट ऑफ गई थी, तो मेरा अच्छा, एक एक नंबर नंबर से सीजीएल रह गया था। उस समय मेरे को बहुत बुरा फील हुआ था, मतलब 1-2 महीने तो मेरे को समझ में ही नहीं आया था कि क्या करना है। और उस टाइम मैंने बहुत मेहनत की थी, प्लस जितनी मेहनत हो सकती थी मैं उतने घंटे पढ़ा, सब कुछ फॉलो किया, सारी चीजें फॉलो की। और फिर मैं दिन रात यही सोचता था कि काश एक क्वेश्चन ठीक हो जाता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। लेकिन फिर ये था कि ओवरकम भी करना था, क्योंकि जो ड्रीम देखा है उसे पूरा तो करना ही है। तो इसलिए मैंने सोचा फिर ये तो अगर ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा तो फिर अगला नेक्स्ट सीजीएल भी मेरे हाथ से चला जाएगा। तो फिर ये था कि कम बैक करना था और स्ट्रॉन्गर कम बैक करना था। तो उस टाइम ऐसा मन नहीं किया छोड़ो, सब छोड़ छाड़ के अपने प्राइवेट सेक्टर में कहीं जॉब वॉब करते हैं या कुछ और करते हैं? हाँ सर ये तो था, किया था कि मतलब यार सब दोस्त वगैरह भी जॉब कर रहे हैं तो मैं क्यों चक्कर में पड़ रहा हूँ इसके, कहीं जॉब कर लेता हूँ, अब तक तो काफी पैसे कमा लेता मैं और अपना फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो जाता। लेकिन फिर ये समझ में आया कि चलो मतलब लाइफ में प्रॉब्लम्स तो चलती रहेंगी सर, कभी ना कभी कोई इशू आएगा, कभी कोई इशू आएगा, लेकिन हमें उसे टैकल करके आगे बढ़ना ही बढ़ना है। और फिर मेरा ड्रीम था तो मैं ड्रीम को इतने आसानी से तो नहीं छोड़ सकता था सर। तो जब आपका 2023 नहीं हुआ और 1-1.5 महीना आप डिस्टर्ब रहे, तो उसके बाद मतलब पिताजी भी नहीं थे तो फाइनेंशियल प्रेशर भी रहा होगा कि भी मतलब कैसे लाइफ गुजरेगी, और अभी 2024 की तैयारी भी करनी है, तो उस सिचुएशन में कैसे टैकल किया आपने? सर फेलियर का तो यही था कि जब मेरा रिजल्ट आया उसके बाद मेरे को समझ नहीं आया 1-2 महीने तो कुछ भी। लेकिन यही है कि हर एक चांस मिलता है, मतलब हर एक फेलियर के बाद एक चांस मिलता ही मिलता है। तो फिर फाइनेंशियल इशू भी था, तो मैं एक दिन ऐसे ही सर बत्रा पे घूम रहा था, अब मेरे को वहाँ आप मिल गए और फिर मैंने आपको सारी सिचुएशन समझाई कि ऐसे ऐसे फाइनेंशियल इशू है और मेरा स्कोर वगैरह भी ठीक था सर मेंस में, तो मेरे को जॉब चाहिए सर। तो आपने वहाँ बिना किसी सिचुएशनशिप के आपने वहाँ के ठीक है बेटा कल से ज्वाइन कर लेना, और फिर वहीं से आपकी सारी गाइडेंस वगैरह फॉलो की, तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही। चलो आज मैं आपको बताता हूँ कि उस दिन मैंने आपका मतलब सीधा स्कोर कार्ड देखते ही एक दिन में कैसे बोल दिया। वैसे तो हम जब किसी को हायर करते हैं तो बहुत सारे फेजेज होते हैं इंटरव्यू के, और बहुत सारी चीज़ें मतलब जॉब क्वालिटी या एक्सपीरियंस है या कुछ आता है या नहीं आता, ये सब चेक करते हैं। लेकिन आपका जो बात थी ना कि 301 में से सिर्फ 1 नंबर से आप रह गए, तो पहली चीज तो मेरे को वही स्टक कर गई कि यार बच्चे का नहीं रहना चाहिए था। दूसरा फिर जब आपने फैमिली कंडीशन बताई और फिर मैंने सोचा कि नहीं यार मतलब कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आप कहीं ऐसी जगह ज्वाइन ना कर लो जहां वर्कलोड बहुत ज्यादा आपके ऊपर हो जाए और आप पढ़ ही ना पाओ। तब मैंने यही सोच लिया था कि ठीक है आप का वेलकम है, कल से आप ज्वाइन कर लो, ताकि जब जरूरत पड़े तब मैं आपको गाइड कर पाऊं, लेकिन अगली बार मैं आपका जरूर सिलेक्शन करा पाऊं। लेकिन उसके बाद आप भाई मेरे पास भी थे, रीजनिंग में बहुत अच्छा कंटेंट आपने बनाया। मैं आपको बता दूं रीजनिंग में इन्होंने बड़ी जबरदस्त क्वेश्चंस मेरे को बना बना करके दिए। सॉल्यूशंस तो मैं अपने तरीके से बनाता था, लेकिन ये मेरे स्टूडेंट थे तो मेरे लिए बड़ा बेनिफिट हो जाता था क्योंकि सारे कंसेप्ट बहुत जानते थे, बड़े जबरदस्त इनको नॉलेज थी। तो रीजनिंग में आप भी हो सकता है इन्हीं के बनाए हुए बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ रहे होंगे और
आपका जब सिलेक्शन होगा तो मेरे को जो श्रेय जाएगा रीजनिंग में, तो कुछ ना कुछ श्रेय इनको भी जाएगा, क्योंकि इन्होंने भी आपके कंटेंट बनाने पे बड़ी मेहनत की है। बहुत मेहनती लड़का था, मैंने देखा भी कि जब काम करने आता था तो काम करते वक्त 9 घंटे अगर जॉब है तो 9 घंटे डेडिकेशन के साथ काम करना, 7 घंटे किसी दिन काम करना होता था तो 7 घंटे डेडिकेशन से काम करना होता था। लेकिन मैं आपको देखता था कि आप जब जॉब कर रहे हो तो फुल फोकस जॉब पे है, तो जॉब के साथ साथ आपने पढ़ाई भी कंटिन्यू रखी, वो कैसे मैनेज किया? वो सर यही था कि एक तो ये था कि आप मेरे को बहुत हेल्प करते थे, मतलब ऐसी कोई नहीं थे कि तेरे को इतने ही घंटे जॉब करनी है, अगर पढ़ाई में कोई इशू हो रही हो बीच बीच में आप मेरे को पूछते रहते थे कि मतलब तेरे को कोई इशू तो नहीं आ रहा पढ़ाई में, अगर कोई इशू आ रहा है तो 1-2 दिन की छुट्टी ले लेना, या अगर जल्दी जाना है तो मेरे को बता दे। तो यही था, ये मोटिवेशन के रूप में मैंने लिया कि सर मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं, अब मेरे को भी कुछ करके दिखाना है, रिटर्न गिफ्ट देना है सर को कि कुछ ना कुछ तो भाई सिलेक्शन वगैरह तो हो, बिल्कुल। ताकि सर ने ऐसी सिचुएशन में मेरे को हेल्प किया है तो मेरे को भी तो बनता है कुछ उनको देने के लिए, सिलेक्शन के रूप में गिफ्ट तो एटलीस्ट दूं कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद ये था कि सर आपने जो मैं सबसे बड़ी हेल्प ये मानता हूँ कि मेंस के टाइम पे आपने अपने आप से आके ये बोल दिया कि बेटा तू अब कल से मत आना। मेरे को लगा कि शायद जॉब से हटा रहे हैं लेकिन नहीं, जो ऐसा कुछ नहीं था। ये मेरे लिए हेल्पफुल था क्योंकि मेंस आने वाला था और मेरे को पढ़ाई कंटिन्यू करनी थी और ज्यादा मेहनत करनी थी, क्योंकि मेंस के टाइम पे क्रूशियल टाइम होता है, वहां और ज्यादा मेहनत करनी होती है। तो आपने अपने पास से आके मतलब कि तू अभी मेंस तक मत आ, अपनी पूरी पढ़ाई पे फोकस कर अपना। तो वो सर मेरे लिए बहुत मोटिवेशन के रूप में मिला, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं इनका स्कोर वगैरह भी चेक करता रहता था, तो मतलब मेरे को लगा कि नहीं यार 23 नहीं हुआ, लेकिन 24 इस बच्चे का नहीं रुकने देंगे। तो 1 महीने पहले ही मैंने इनको बुला करके बोल दिया था कि अब डिसकंटिन्यू नहीं हो। एक बार ये उदास भी हो गए थे जब मैंने आपको बोला कि कल से मत आना, लेकिन बाद में समझाया कि नहीं नहीं, जॉब नहीं हटा रहे, जॉब आप नहीं छोड़ रहे, जॉब आपकी कंटिन्यू ही है, बस आपको 1 महीने का, अभी 1 महीना रह गया, उस टाइम पे आप सिर्फ और सिर्फ मेंस पे फोकस करो, सिर्फ मेंस पे तैयारी करो, टोटल पढ़ाई पे फोकस करो, लाइब्रेरी ज्वाइन करो, अभी 1 महीना है, मॉक टेस्ट लगाओ। बस ब्लाइंडली इस लड़के ने मेहनत की और उस चीज को फॉलो किया, बड़ी जबरदस्त तरीके से मेहनत की। मतलब लास्ट के 1 महीने में मैं खुद मान रहा हूं कि इस लड़के ने इतनी मेहनत कर दी होगी कि यार मतलब जो कमी रही या जो जॉब के साथ साथ एडजस्टमेंट करनी पड़ी, वो सारी कमी 1 महीने में पूरी कर दी होगी, और लास्ट के 1 महीने में बड़ी डेडिकेशन से इसने पढ़ाई की होगी। तभी मैं भी खुश हुआ कि हाँ यार लड़के का सिलेक्शन हो गया। तो डीओ में मतलब कई बार बच्चा बहुत कामयाब भी हो जाता है और बहुत मतलब निकल भी जाता है किसी के पीछे, समझ रहे हो? तो ऐसी कोई सिचुएशन आई? नहीं सर, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई, क्योंकि पहले से ही क्लियर था कि मतलब अगर ऐसी चीजें गलत नहीं होती, लेकिन हाँ ये है कि ऐसी चीजों में मेरे को जाना नहीं था, क्योंकि मेरे को और भी चीजें प्रॉब्लम थी, और फिर ये था कि गोल क्लियर था एकदम। मतलब पहले मैं जो जिस चीज के लिए आया हूँ वो क्लियर कर लूँ, ये सारी चीजें तो बाद में भी हो जाएंगी, बाद में भी टाइम रहता है। दोस्त वगैरह, फ्रेंड्स वगैरह, कॉलेज लाइफ कैसी रही आपकी? कॉलेज लाइफ बढ़िया थी सर। पार्टी मतलब सार्टी की? पार्टी वार्टी का मौका तो नहीं मिल पाया, क्योंकि हमारे टाइम पे लॉकडाउन लग गया था 1-1.5 साल के लिए, तो हम घर ही पड़े रहे। अच्छा। पहला सेमेस्टर हमने कंप्लीट किया, फिर 1-1.5 साल हम घर पड़े रहे, फिर लास्ट सेमेस्टर में हमने काफी मौज की। लास्ट सेमेस्टर था यहाँ पे। काफी मौज में क्या क्या किया? काफी मौज में मतलब यही था कि मैं लास्ट सेमेस्टर में हॉस्टल चला गया था, तो हॉस्टल में दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना, और फिर वहाँ खाना वाना खाना बढ़िया आराम से, फिर बाहर घूमने चले जाते थे कभी कभी। उधर सुदामा चाय वाला बहुत फेमस है। हाँ हाँ, बहुत फेमस सुदामा है। चाय वाले के यहाँ मैंने भी बहुत चाय पी है उसकी। चाय वाय पी लेते थे कभी। और फिर वैसे ड्रिंक व्रिंक कभी नहीं की है, ऐसी चीजें कभी नहीं की। ऐसी चीजें कभी नहीं की। मतलब दोस्तों ने कभी फोर्स वोर्स या मतलब ऐसा किया हो कि चल यार कभी कभी तो चलता है? नहीं, ऐसे मेरे दोस्त भी अच्छे थे, ऐसे नहीं थे कि मतलब ड्रिंक वगैरह करते थे, वो ठीक थे। अच्छा। मतलब हेल्प करते थे, लेकिन ऐसी चीज के लिए कभी फोर्स नहीं किया, किसी गलत चीज के लिए कभी फोर्स नहीं किया। ओके, मतलब सही, मतलब पार्टी भी लिमिट में की आपने? पार्टी में, हाँ। चाय पार्टी की? हाँ, चाय चाय लेते हैं, चाय घूमने वो चलते हैं। ले भी लेते थे कभी, तो मेरे को ऐसा मतलब कोई इशू नहीं था ना, मैंने कभी ये चीजें ट्राई की। ओके, बहुत बढ़िया। तभी आप कामयाब बन पाए और तभी आप मतलब इस रास्ते पे चल पाए कि आज सीजीएल में, और उस टाइम के सीजीएल में आपने सिलेक्शन लिया जहां पर बहुत ही कम मार्जिन में, बहुत ही कम मार्क्स में आप एक बड़ी पोस्ट से आप 2400 ग्रेड पे पहुंच सकते हो, बहुत ही पॉइंटों में आप नॉर्थ से साउथ पहुंच सकते हो। 0.2 0.3 मार्क्स से भी बहुत ज्यादा वेरिएशन था, 100 रैंक का डिफरेंस था। तो उस एग्जाम में सिलेक्शन भी लेना, मतलब इतने कम मार्जिन में, इतने कम मार्क्स में टॉप पोस्ट और लोअर पोस्ट का डिफरेंस, और उसमें सिलेक्शन भी लेना, वो बड़ा जबरदस्त काम किया आपने। मतलब एक लाइन में लगे रहे तभी मेहनत रंग लाई। हाँ सर, यही था। इस बार ये था कि मेरे मार्क्स ठीक थे, तो मुझे लगा शायद अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, लेकिन फिर कुछ
इतना चेंज आ गया कि मार्क्स वगैरह में भी और नॉर्मलाइजेशन में पता नहीं क्या हुआ। अब मेरे मार्क्स में और जीएसटी इंस्पेक्टर के मार्क्स में ही 6 नंबर का अंतर था। अगर मेरे 6 मार्क्स और होते तो मेरे को जीएसटी मिल जाता। लेकिन वही है, जो किस्मत में लिखा है वही मिलना है, कोई नहीं। अगला नेक्स्ट अटेम्प्ट में और अच्छा, नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्या पता इससे अच्छी मतलब पोस्ट 2 लिखी क्वेश्चन आपके ठीक हो जाते तो जीएसटी जीएसटी इंस्पेक्टर। मिल जाता। क्या बात है, मतलब इतने कम मार्जिन में। कोई नहीं, अगली बार करेंगे, हाँ है सर। ना। 2025 बढ़िया से देंगे। 2025 में आप जीएसटी क्या एमईए पोस्ट लो, है ना, हाँ सर। या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनो, बहुत अच्छी पोस्ट आपको मिल जाएगी। आप मेहनती तो हो ही, रंग लाएगा, मेहनत जरूर रंग लाएगी। आगे भी तैयारी कंटिन्यू करोगे या फिर? हाँ सर, अभी तो मेरी ड्रीम पोस्ट एएसओ इन एमईए है। अच्छा, तो वो एमईए मेरे को लेनी है। अब नेक्स्ट अटेम्प्ट भी दूंगा मैं, और उसमें जितने एफर्ट हो सकते हैं उतने मारूंगा। आपका गाइडेंस तो हमेशा साथ रहेगा, ये मैं होप करता हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मैं हमेशा साथ हूँ आपका, टेंशन ना लो आप। तो आपका सिलेक्शन होने के बाद सिलेक्शन का क्रेडिट आप किसको देना चाहोगे? सिलेक्शन का क्रेडिट सर, अब सिलेक्शन का क्रेडिट तो मैं सबसे पहले तो मेरे मामा साइड जो हैं उन्होंने बहुत हेल्प की है, बचपन से लेके अब तक हेल्प की है, उनको देना चाहूँगा। बहुत बढ़िया। लेकिन ये है कि पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स भी, और टीचर्स में भी आप जैसे टीचर्स मिल जाएं जिन्होंने एक ऐसे फेज में मेरी हेल्प की है जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा नीड थी। तो उस ऑब्वियसली मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट अगर टीचर्स में देना चाहूँगा तो सर मैं आपको ही देना चाहूँगा, क्योंकि थैंक यू आपने भाई। ऐसे टाइम में मेरी हेल्प की जहाँ मेरे को लगा था कि यार अब तो कुछ लाइफ में है ही नहीं, आगे कैसे कंटिन्यू होगा। और फिर उसमें भी ऐसे गाइडेंस देना, जैसे मैं आपका खुद का बच्चा हूँ, और इस तरीके से गाइडेंस देना, तो बहुत हेल्प की है सर आपने। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल, मतलब हर बच्चे के साथ मैं इतना ही खड़ा रहूंगा। और बहुत बच्चे मेरे पास आते हैं दोपहर 2 बजे शेड्यूल बनवाने, गाइडेंस लेने, स्ट्रेटेजी बनाने, और बच्चे को मतलब टाइम टेबल तक बना करके मैं देता हूँ, और 1.5 महीने का टाइम देता हूँ कि 1.5 महीने के बाद दोबारा आना, नहीं फिर डेट लिख दी 1 महीने के बाद दोबारा आना। ऐसे बहुत बच्चों के साथ करता हूँ। लेकिन 50% बच्चा ऐसा है जो दूसरी या तीसरी मीटिंग तक नहीं पहुंच पाता। मेरे को पता है कि मोटिवेशन में गाइडेंस लेने तो ये आ गए, जैसे अभी जो आप देख रहे हो आप भी आओगे, मेरे को ये मालूम भी है कि ये गाइडेंस लेने के लिए आ गए, लेकिन फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, सेकंड मीटिंग में आएंगे कि नहीं आएंगे, वो भी डिपेंड करता है। जो बच्चा सेकंड या थर्ड मीटिंग तक मेरे तक पहुंच गया, उसके बाद उसका सिलेक्शन निश्चित रूप से करवाता हूँ मैं। कईयों को शेड्यूल बना करके भेजता हूँ तो उनको बोलता भी हूँ कि भाई सेकंड मीटिंग जो डेट लिखी है, डेट लिख करके देता हूँ बाकायदा डायरी में कि 5 अगस्त को मिलना, 5 जुलाई को मिलना। वो उस डेट को आ गए तो इट मीन्स डेडिकेटेड है। और ऐसे 50% ही बच्चे हो पाते हैं जो दोबारा आते हैं। इसका मतलब 50% ऐसे हैं जो शेड्यूल या गाइडेंस या स्ट्रेटेजी फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मेरी रणनीति हमेशा आपके लिए भी गाइडेंस बनाने के लिए तैयार हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट। कभी भी मुखर्जी नगर आकर के 2 बजे आकर के मेरे से मिल सकते हो, और सिलेक्शन की भी गारंटी ले रहा हूं। हर सब्जेक्ट की, मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, जीएस की, पिछले 13 साल में इतने हजारों का सिलेक्शन देखा है। हर सब्जेक्ट का आपको स्ट्रेटेजी बनाने के लिए तैयार हूं, बट आप उसको फॉलो करने के लिए डेडिकेशन के साथ जुड़ना, तो मेरे पास आना, फिर देखना आप कमाल का सिलेक्शन लेकर के आओगे ना। तो आपको जो जो जैसे जैसे बताया उसको आपने तरीके से फॉलो किया? हाँ सर, तरीके से फॉलो किया। जो गाइडेंस होती थी आपकी, मतलब ये था कि अगर टीचर्स जो बता रहे हो, टीचर्स में भी आप बता रहे हो, क्योंकि आपने तो मेरे को बहुत हेल्प की, तो मेरे को ये था कि सर जो भी बता रहे हैं प्रॉपर अच्छे से फॉलो करना है, ताकि ये ना हो कि बाद में मैं ये फेस करूं कि यार अगर काश वो कर लेता जैसे सर ने बताया था, तो क्या पता मेरा सिलेक्शन हो जाता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, कि जो सर ने बताया है वो फॉलो करना ही करना है, क्योंकि गुरु जो बता देता है वो शिष्य के लिए सबसे अहम है, क्योंकि गलत तो शिक्षा देगा नहीं, गुरु तो बिल्कुल हमेशा अच्छी शिक्षा देता है। और तो इसलिए मैंने प्रॉपर फॉलो किया सर। गजब भाई गजब, मतलब बहुत ही इंस्पिरेशन स्टोरी रही आपकी। मतलब बचपन से छठी क्लास के बाद पिताजी नहीं रहे, और उसके बाद भी आपने मतलब मोटिवेट रखा, और तरीके से मेहनत की, और सिलेक्शन भी लिया, और आगे भी लगे रहोगे। मैं उम्मीद करूंगा बहुत अच्छी पोस्ट, आपकी ड्रीम पोस्ट भी आपको मिलेगी। मैं भगवान से दुआ करूंगा जीवन भर आप हमेशा मुस्कुराते रहो, जीवन भर आप हमेशा खुश रहो, और बहुत ही ऊंचाई आप छुओ। भगवान से यही दुआ है कि आपके सारे सपने पूरे हो। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी तरफ से लास्ट मैसेज क्या रहेगा? लास्ट मैसेज यही है सर मेरा, जो भी अभी सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अपनी कंडीशंस, मतलब एक बार अपनी कंडीशंस देख लीजिए। अपनी कंडीशंस मतलब सबके लिए फेलियर्स आते हैं, सबके लिए प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन ये नहीं है कि आपको पीछे हटना है। अगर आपको लग रहा है कि मैं कर लूँगा, मेरे अंदर इतना है, पॉसिबिलिटी है कि मैं कर लूँगा, तो उन एफर्ट्स को करिए, मारिए, जितने भी एफर्ट्स आप लगा सकते हैं लगाइए। अगर आपको हेल्प चाहिए किसी भी टीचर्स की, सर तो इतने अच्छे हैं कि अगर आप कहीं अचानक भी आके मिल जाओगे तो भी कभी मना नहीं करेंगे। और सारे ही टीचर्स अच्छे हैं, लेकिन ये है कि खुद से भी थोड़ी एफर्ट करने पड़ते हैं, और जो गाइडेंस है वो प्रॉपर फॉलो करनी पड़ती है, तभी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी सही पॉजिटिव जाती हैं, और
फिर वही सिलेक्शन में हेल्प करती हैं। अगर आपने ठान लिया है कि इस चीज को करना है तो फिर उसके लिए लग जाइए, बढ़िया से लग जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको भी अगर गाइडेंस की जरूरत है या जॉब की भी जरूरत है, या आपके अंदर कोई स्किल्स है जिसको आप सुधारना चाहते हो, इंप्रूव करना चाहते हो, या आपके अंदर कोई भी टैलेंट है जिसके बेस पे आप जॉब भी चाहते हो, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम आपको पता ही है, विक्रमजीत सर रीजनिंग, उस पर आप डीएम कर देना अगर आपको जॉब की भी रिक्वायरमेंट है। लेकिन जॉब मिलेगी स्किल्स पे बेस पे। जैसे इनके अंदर स्किल्स थी कंटेंट बनाने की, इनके अंदर स्किल्स थी, मतलब किसी एक सब्जेक्ट पे बहुत जबरदस्त पकड़ थी तो उस सब्जेक्ट में कंटेंट डेवलपर बना दिए। अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आपको टाइपिंग आती है, आपको किसी भी प्रकार की जॉब की रिक्वायरमेंट है, मेरे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहूंगा। बस आप मेहनती बनो, मेहनत करो, मैं आपका पूरा रास्ता बना करके दूंगा, बस आप उस रास्ते पर चलना। और इन जैसी कहानियां आगे भी आए, मैं दुआ करूंगा कि आप जो सुन रहे हो वो भी इनसे सीख करके आज इंस्पायर हो, आज उत्साहित हो और ठान हो कि अगले सीजन में यहाँ पर इस चेयर पे आप भी बैठे होंगे। तो थैंक यू, नमस्कार, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।